गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भी ये पार्ट सेकंड समाजशास्त्र का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जो सामाजिक मानव शास्त्र है। इसके अंतर्गत सामाजिक मानव शास्त्र की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। कई समाजशास्त्रियों ने 3 सामाजिक पद्धतियों का अध्ययन किया है, जिनके अंतर्गत प्रथम है उद्विकासीय पद्धति, जिसे ऐतिहासिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरी है तुलनात्मक पद्धति और तीसरी है प्रकार्यात्मक पद्धति। सामाजिक मानव शास्त्र की पद्धतियाँ कार्य क्षेत्र पर आधारित होती हैं। सामाजिक मानव शास्त्री पहले अपने अध्ययन क्षेत्र को चुनते हैं, फिर उसमें जाकर प्रत्यक्ष निरीक्षण या अवलोकन करते हैं और उसके बाद जो है अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करते हैं, जिसके आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाता है। इसके पश्चात श्री डार्विन की खोज के बाद विकासवादियों का एक वर्ग सामने आया। इस वर्ग ने विकासवादी योजना को समस्त सामाजिक संस्थाओं के उद्भव तथा विकास में प्रयोग किया। इस कार्य में उन्होंने कुछ पर्यटकों और मिशनरियों द्वारा प्रस्तुत विवरण से पर्याप्त सहायता मिली, परंतु इन वैज्ञानिकों की सर्वप्रमुख कमी यह रही कि ये लोग घर बैठे ही विकासवादी योजना को लागू करते और उससे निष्कर्ष निकालते रहे। आदिम समाजों में जाकर वास्तविक अवलोकन द्वारा अपने इन निष्कर्षों की यथार्थता की जांच करने की आवश्यकता इन विकासवादी लेखकों ने अनुभव नहीं की। जिस प्रकार पर्यटक और मिशनरी अध्ययन पद्धति को आज स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार आराम कुर्सी वाले मानव शास्त्रियों की पद्धति को भी आज उचित नहीं माना जाता है। सैद्धांतिक निष्कर्षों को वास्तविक तथ्यों की कसौटी पर कस के देखना चाहिए। इसलिए आज के मानव शास्त्रियों ने अपनी अध्ययन पद्धति में सैद्धांतिक निष्कर्ष के साथ वास्तविक निरीक्षण और अवलोकन को भी जोड़ दिया है। आज ये अनुभव स्वीकार किया जाता है कि वास्तविक रूप में अवलोकन तथ्यों को सुदृढ़ आधार पर आधारित किए बिना सैद्धांतिक निष्कर्ष न तो यथार्थ होते हैं और न ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। वास्तव में क्रमबद्ध सिद्धांत या सैद्धांतिक ज्ञान अनुसंधानकर्ता के ध्यान को उसके अध्ययन विषय पर केंद्रित रखता है, अध्ययन की दिशा बताने में सहायक होता है और व्यर्थ के तथ्यों को इकट्ठा करके इधर उधर भटकने से बचाता है। इस प्रकार से अब ये 3 जो पद्धतियाँ हैं, इनमें सबसे पहली है उद्विकासीय पद्धति। इसके अंतर्गत इस उद्विकासीय पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति भी कहा गया है। तो एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इसके पूर्व यह विज्ञान सामान्यतः इतिहास का एक अंग माना जाता था। आज मानव शास्त्र इतिहास नहीं है, इतिहास से कुछ अधिक है। फिर भी मानव शास्त्र में, विशेषकर सामाजिक मानव शास्त्र में, ऐतिहासिक पद्धति का महत्व आज भी है। इतिहास जैसा आज उसे समझा जाता है केवल कोरी घटनाओं का एक संकलन मात्र नहीं है, जो विशिष्ट और महत्वपूर्ण संवत, तारीख और स्थानों के नाम और राजा महाराजा, रानी महारानी और सेनापतियों के कारनामों से भरा हुआ हो। आधुनिक इतिहास वास्तव में घटित होने वाली घटनाओं की विधि के पुनर्निर्माण का अध्ययन है। इन घटनाओं का मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है, उसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता है। ऐतिहासिक पद्धति की सहायता से इन इतिहास को या मानवीय अंतःक्रियाओं को, जिनके फलस्वरूप किसी संस्था या सांस्कृतिक तत्व का क्रम विकास हुआ है, सरलता से समझा जा सकता है। ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग में लाके ये जान सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार की संस्था या संस्कृति किस समय और किन परिस्थितियों में संभव हो सकी थी, और उस समय इन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस विशिष्ट संस्था या संस्कृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते गए। जब हम ऐतिहासिक पद्धति को अपनाते हैं तो हम किसी एक संस्कृति की या उस संस्कृति के किसी तत्व की व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या इस पर आधारित होती है कि किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व या संस्था का वर्तमान रूप किस प्रकार से ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी व्याख्या की ऐतिहासिक पद्धति अपनाकर ही अधिक सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। सामाजिक मानव शास्त्र में इस पद्धति का भी प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रयोग होता है।
क्योंकि इस पद्धति के आधार पर समग्र मानव संस्कृतियों की सामान्य विशेषताओं का पता चल सकता है जो इस पद्धति को काम में लाते हैं। वे सर्वप्रथम विभिन्न संस्कृतियों या उनके संकुलों या प्रतिमानों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, उनकी उत्पत्ति के कारणों का पता लगाते हैं, उनके विकास या विनाश के आधारों को ढूंढ निकालते हैं, फिर उनमें से जो सामान्य चीज़ें होती हैं उन्हें छांट लेते हैं और उसके आधार पर सामान्य निष्कर्षों को निकालते हैं। इस तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न समाजों की संस्कृति या संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास, विनाश के असामान्य कारणों या आधारों का पता चल जाता है और हमें मानव समाज के क्रियाशील उन सामान्य प्रेरक शक्तियों का भी ज्ञान होता है जिनके कारण संस्कृति के विभिन्न अंगों में संगठन या एकता बनी रहती है। यदि विभिन्न समाज या संस्कृति से संबंधित तथ्यों को सावधानी से एकत्रित किया जाए, उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं दोनों को ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित किया जाए, तो मानव समाज, संस्कृति व संस्थाओं के संबंध में सामान्य नियमों को ढूंढा जा सकता है। इस पद्धति का अनुसरण करने वाले को समाज या संस्कृति से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित करना चाहिए और इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण या प्रयोग के आधार पर तोलना चाहिए तथा इस प्रकार के अध्ययन कार्य के किसी भी स्तर पर उसे आध्यात्मिक, दार्शनिक या उद्वेगात्मक विचारों को अपने पास भटकने तक नहीं देना चाहिए, जिससे उनका तुलनात्मक कार्य और उसके आधार पर प्रतिपादन, नियम या सिद्धांत विकृत ना हो जाए। तुलनात्मक पद्धति में कुछ मानवशास्त्री सांस्कृतिक तत्वों को भी आधार मानते हैं। इस जैसे विस्लर हैं, उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्रों को अपने तुलनात्मक अध्ययन की इकाई माना है। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल अपने विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। यदि हम सतर्क होकर इन सांस्कृतिक क्षेत्रों को पहले मालूम कर लें, फिर एक सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना दूसरे से कर लें, तो मानव संस्कृति के अनेक सामान्य और विशिष्ट गुण या प्रकृति के संबंध में हमें ज्ञान हो सकता है। वास्तव में सांस्कृतिक तुलना की कोई भी वैज्ञानिक और निर्भय आरोग्य विधि अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसकी सहायता से विभिन्न संस्कृतियों के प्रकार्यात्मक संबंध का ठीक पता लगाया जा सके। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे प्रकार्यात्मक पद्धति का। प्रारंभ के मानव शास्त्रियों ने सामाजिक संस्थाओं या संस्कृतियों के विभिन्न पक्षों के स्वरूपों के अध्ययन पर अधिक बल दिया। सामाजिक मानवशास्त्री अध्ययन पद्धति के विषय में जो अस्पष्टता और अनिश्चितता पहले थी, उसे दूर करने का एक वैज्ञानिक कदम प्रकार्यात्मक पद्धति के प्रवर्तकों ने उठाया। इस पद्धति का पूर्ण विकसित रूप हमें सर्वप्रथम श्री मेलिनोवस्की ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज 1944 में और द डायनामाइज ऑफ कल्चर चेंज 1945 नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। आज मानवशास्त्र संस्कृति के विस्तृत विवरण को प्रस्तुत करने में अपना समय नष्ट नहीं करता है, अपितु इस बात की भी जांच करता है कि वह संस्कृति कैसे और क्यों काम करती है, किस प्रकार उसके विभिन्न पक्ष संपूर्ण प्रतिमान में संबद्ध रखते हैं, इसके आधार पर कौन सी प्रेरक शक्ति क्रियाशील है और किस प्रकार से इसके विभिन्न पक्षों को संबंध रूप में एक संजीवित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रकार्यात्मक पद्धति इन समस्त प्रश्नों का एक उत्तर ढूंढने का उपयोगी साधन है। अब अंत में हम देखेंगे कि इस पद्धति का जो आधार है वह है कि मानव समाज के एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। इससे हमारा तात्पर्य यह भी है कि यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि मानव समाजों में असंख्य भिन्नताओं के बीच कुछ सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक समाज में एक प्रकार की सामान्य धारा बहती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकार्यात्मक पद्धति इस बात पर बल देती है कि संस्कृति के विभिन्न तत्व एक दूसरे से आंतरिक संबंध के कारण जकड़े हुए हैं और ये सारे के सारे तत्व मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी भी सांस्कृतिक तत्व का हमें अन्य तत्वों से अलग करके अध्ययन नहीं करना चाहिए। सांस्कृतिक तत्व का
पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता है। संपूर्ण संस्कृति के प्रसंग में ही वह सार्थक कहा जा सकता है। उसी रूप में उसका अध्ययन मानव शास्त्री को करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति की तुलना में प्रकार्यात्मक पद्धति का अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि सामाजिक मानव शास्त्र का समस्त ध्यान सामाजिक संस्थाओं के विश्लेषण और उसके कार्यों के निरूपण पर ही केंद्रित है।